हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। आज हम हिंदी पेडागोजी का सेकंड लेक्चर यहाँ पे करेंगे। पहला हो चुका है और पहला हमने क्या जाना था, भाषा के बारे में जाना था। और यहाँ पर अपना सेकंड हम देखेंगे। टॉपिक है हमारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। जब हमें पढ़ना है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो यहाँ पर पहले हम शिक्षण जान जाएं कि आखिर में शिक्षण मतलब कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो टीचिंग का साधारण शब्द में आप क्या कहेंगे कि एक ज़्यादा अनुभवी जो व्यक्ति है और दूसरा कम अनुभवी व्यक्ति है, तो ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में यही तो टीचिंग है कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो और दूसरा जिसके पास कम ज्ञान है उस तक अपना ज्ञान का प्रवाह दे, मतलब अपना ज्ञान जिसको कम ज्ञान है उसको देना। टीचिंग मतलब देना ही होता है। टीचिंग मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, गिव हो गया टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में हम देते हैं और क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। आप जिस भी तरीके का ज्ञान देंगे उसको टीचिंग ही कहेंगे। चाहे आप टेक्निकल दीजिए, चाहे आप शिक्षा का कोई ऐसा थ्योरेटिकल चीज़ें आप उसको दीजिए। और यहाँ पे बस शिक्षण के उद्देश्य। अब यहाँ पर देखेंगे उद्देश्यों का वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन हमें क्या करना है? टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो पहले हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। जो दिया है कि एक जो शिक्षण होता है, भाषा का क्या रोल होता है, अपने थोड़ा सा रोल जान जाएंगे। जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन देंगे तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भाषा के लिए कहीं ना कहीं आप लिखेंगे ज़रूर। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। तो ये सब जो आपकी समझी हुई चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर काम आती हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली कहें तो लॉन्ग क्वेश्चन में, और जो आपका वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आपका जो आप उसमें लास्ट में अंत में कंक्लूजन करके लिखते हैं, उसमें ये चीज़ें काम आती हैं। तो एक बार समझेंगे। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का विशेष महत्व है। अब ये तो आप देख रहे हैं विशेष महत्व है। कैसे महत्व है? तो भाषा के माध्यम से ही तो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। कोई चीज़ आपको भाषा आएगी ही नहीं तो आप कैसे पढ़ेंगे? कोई बुक है, लिखा है, तो आपको भाषा का ज्ञान रहेगा तभी आप देंगे। और आप पढ़ने के बाद भी दूसरे व्यक्ति को भाषा का ज्ञान आपको ट्रांसफ़र करना है तो भी आपको भाषा की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का और दूसरे को अपना ज्ञान ट्रांसफ़र करने का भी एक माध्यम है। सबसे बड़ी चीज़ होती है चिंतन से बहुत राष्ट्र का निर्माण होता है, अपना निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो चिंतन आप एक भाषा में करेंगे, बिना भाषा के आप चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्यों में इसका स्थान राष्ट्रभाषा या राजभाषा आप याद कीजिए, राजभाषा के रूप में किया जाता है। और राष्ट्र का निर्माण इसी से होता है। आगे देखेंगे अन्य किसी भी विषय में पढ़ाने की तुलना में मातृभाषा में पढ़ाने पर बहुत अधिक जटिल कार्य, मतलब बहुत अच्छा कार्य है। मातृभाषा में आपको शिक्षा देने से जो नॉलेज होती है, जो समझ होती है, वो स्टूडेंट क्या होता है, सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग किस में बनती है? मातृभाषा में। और मातृभाषा आपको कहाँ से आती है? आपका जो परिवेश है, इस शब्द को आप याद करिए, परिवेश। जो आपकी सराउंडिंग है उससे आपकी जो सराउंडिंग में जो लैंग्वेज चल रही है उसमें यदि आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी और आप जल्दी से जल्दी को चीज़ सीख जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाषा सीखने की। भाषा तो आपको आती ही है, वो आपको सिद्धांत क्या है उस चीज़ को सीखने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि सीखने के माध्यम पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि मातृभाषा में ही आपको प्राइमरी लेवल पे शिक्षा देनी चाहिए। जटिल मत बनाइए, आप मातृभाषा में शिक्षा दीजिए।
और हम बता दें यहीं पे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो पेपर है उसमें मातृभाषा से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1-2 लेक्चर बाद या मेरा नेक्स्ट लेक्चर या इसके बाद का लेक्चर मेरा क्या होगा, मातृभाषा के विषय में ही होगा। अब देखते हैं, अन्य किसी भी विषय के पढ़ाने की तुलना में मातृभाषा में पढ़ाना जटिल कार्य नहीं होता है, क्योंकि जटिल कार्य नहीं है। मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है। उन्हें विशिष्टकर अलग अलग देख पाना संभव नहीं है। वास्तव में मातृभाषा की शिक्षा के उद्देश्य को ही स्पष्ट रूप से सामने रख सकना कठिन है। नीचे मातृभाषा शिक्षण के लिए सामान्य सूत्र दिया गया है, आप ये देखिए यहाँ से। भाषा मानव जीवन की एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है। ठीक है, सहज प्रक्रिया, इस शब्द को आप देखिए, सहज प्रक्रिया है। और कैसी सहज प्रक्रिया है ये भी आप देखेंगे। इसमें बच्चा अनायास खेल खेल में सीखने लगता है, मतलब मेहनत नहीं करती, वो भाषा नहीं सीखती, वो खेल रहा है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, भाषा से ही सुनता रहता है। उसको अलग से वो नहीं सीखता है कि क्या कैसे खाना पीना, ये सब सीखना नहीं पड़ता, उसको अपने सराउंडिंग से वो चीज़ें आती रहती हैं। तो इसी को कहा गया कि भाषा मानव जीवन में क्या है, सहज प्रक्रिया है। आगे चलेंगे, देखेंगे सेकंड पॉइंट, भाषा का शिक्षण यथासंभव अनौपचारिक होना चाहिए। यहाँ पर अनौपचारिक पे जोर दिया गया है कि भाषा का जो शिक्षण है वो अनौपचारिक देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फॉर्मल बना दीजिए उसको कि आप इस तरह से इस टेक्निक आप भाषा उसको सिखा रहे हैं, आप इस तरह मत बनाइए। आप अनौपचारिक, जैसे हम लोग अपनी मातृभाषा सीखते हैं पैदा होने के बाद, तो अपने सराउंडिंग से ही आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आप अलग से आप बोलना नहीं सीखा जाता है कि बेटा इसको, जैसे आप मेरे हाथ में मोबाइल है, इसको मोबाइल कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है बार बार देखता है कि ये मोबाइल है, फ़ैन है, तो वो बोलने लगता है। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि और ये जो भाषा का शिक्षण आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादातर आपको अनौपचारिक ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा अनौपचारिक से काम चल जाता है, कुछ कुछ चीज़ें भाषा में भी हमें उसे फॉर्मल वे में सीखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक शब्द देखिएगा, राइटर ने लिखा यथासंभव, मतलब जहाँ तक हो सके आप उसको अनौपचारिक बनाइए, जिससे कि उसकी जटिलता कम हो जाए और कृत्रिम रूप ना आने पाए। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कृत्रिम रूप, 1 सेकंड, ये कि कृत्रिम रूप ना आने पाए। फिर हम नेक्स्ट उसका पॉइंट देखेंगे, थर्ड, बाह्य जगत के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होती है और प्रतिक्रिया की विभिन्नता का प्रयोग सहज रूप से अभिव्यक्त होता है। 6ठी कक्षा के छात्रों के व्यक्तित्व की भिन्नता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मतलब हर क्लास के जो बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंसेस होता है और भाषा के सीखने में भी डिफरेंसेस होता है। तो जिस क्लास का बच्चा है, जिस आयु का बच्चा है, आप उस तरह उसके साथ शिक्षण में जुड़िए। यहाँ पे ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि लिखा है किसी भी भाषा की, यहाँ पर किसी भी, 1 सेकेंड, ये पॉइंट है, किसी भी भाषा की सत्ता शून्यता में नहीं रहती। इसके माध्यम से जहाँ छात्रों की भाषा संबंधी योग्यता बढ़ेगी, भाषा संबंधी योग्यता मतलब भाषा में योग्यता को बढ़ाओ, यानी भाषा को इतना सिखाओ। भाषा को जब हम सीख लेंगे तो जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, रुचि बढ़ती है। हाँ, तो पहले भाषा सीखेंगे। भाषा सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भाषा सीखने के बाद हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, यही कहा गया, पूरा देख लीजिएगा। यही कहा गया है कि जब हम भाषा सीख लेते हैं उसके बाद हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हमारी क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट की बात की गई है, रुचि की बात कही गई है। रुचि आप अच्छे से याद करिए। इंटरेस्ट अपना कहते हैं, इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब वो चीज़ें समझ में आती हैं। ये आपने सुना होगा कि इंटरेस्ट तभी बढ़ता है किसी टॉपिक में जब वो चीज़ समझ में आती है। तो समझ में जब वो कभी तभी आएगी जब हमें उस लैंग्वेज का क्या होगा, ज्ञान होगा। यही बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा संबंधी योग्यता का वर्गीकरण मोटे तौर पर क्या होता है, सुनने, बोलने,
पढ़ने, लिखने, सोचने की योग्यता से होता है। क्या क्या इसमें आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 चीज़ें तो है। पहले हम सुनेंगे, पहले बच्चा पैदा होता है सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं है। सुनेंगे, आफ्टर हम क्या करेंगे? बोलेंगे, फिर हमको रीडिंग दी जाएगी और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? राइटिंग करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। टॉप है भाषा के विश्लेषण की योग्यता ऊपर लिखित सभी योग्यता का विकास करने में सहायक होती है। सही बात है, सारी योग्यता तभी बढ़ेगी जबकि हमें क्या होगा? भाषा का ज्ञान होगा। यही बात कही गई है। इसीलिए भाषा के विश्लेषण क्षमता छात्रों में प्रारंभ से ही उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पहले लैंग्वेज को सिखाना चाहिए। भाषा के उपयोगी विश्लेषण को ही व्यवहारिक व्याकरण का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। जब हमें हिंदी शिक्षण हम पढ़ रहे हैं तो वो किस ऑब्जेक्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को हमें जान लेना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें अच्छे से इसको देखना है। देखते हैं कि शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके। हिंदी शिक्षण का यही मुख्य उद्देश्य है कि शुद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में छात्र क्या कर सके? अपने भाव को, विचार और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके। ये दिया गया है इसमें। सेकंड हमारा है कि छात्र को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव भंगिमा के साथ वाचन करने, काव्य कला, अभिनय कला, आनंद प्राप्त कर सकें और साथ ही मानसिक सुख, दुखात्मक भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो देखिए, जब हम बार बार कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो जिस भाव से कोई चीज़ लिखी गई होती है उसी तरह हमें वो चीज़ पढ़नी होती है। जब हम उसी तरीके से वो चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो बच्चों को इसीलिए क्लास में रीडिंग लगवाई जाती है कि उनको क्या आए? उनको पढ़ना आए। और जिस भाव से कोई चीज़ लिखी रहती है उसी तरह भाव भंगिमा, मतलब कि अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देता है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्या, यहाँ पे स्टूडेंट की बात कही गई है कि स्टूडेंट को इसलिए सिखाया जाता है। कोई भी होता है वो जिस तरह से पढ़ता है तो उसका देखिएगा चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा ही होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ज्ञान प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए पढ़ना, लिखना, सीखना, गद्य पद में निहित आनंद, चमत्कार से परिचय प्राप्त कराना, पुरस्कारों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना तथा स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना मातृभाषा, यहाँ लिखा है, मातृभाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। मतलब आप पढ़ना लिखना, जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो जब हम कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या होता है? बहुत ही आनंद मिलता है। तो ये सब किससे मिलेगा? जब हमें भाषा का ज्ञान हो जाएगा, उसी चीज़ से हमें ये चीज़ें मिलेंगी। और मातृभाषा में शिक्षण में महत्वपूर्ण उद्देश्य भी यही है, मातृभाषा शिक्षण का। नेक्स्ट हम देखते हैं, टॉपिक ये है हमारा, इसमें दिया गया है कि क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भावभिंजन में दक्ष बनाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, कहा वही गया है, बार बार अलग अलग शब्दों में अलग अलग भाव से कहा गया है। 5th पॉइंट है, बालक के शब्दों, वाक्यांशों, लोकोक्तियों आदि के कोश में वृद्धि करना। यानी कि जब बच्चे को उसकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? जब वो खूब ज़्यादा रीडिंग करेगा, उसके सामने अलग अलग शब्द आएंगे, वाक्यांश और लोकोक्तियाँ। 6 पॉइंट देखिए, उनके शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना, बार बार बुलवा के उनको पढ़ाना। ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण कराना। चरित्र निर्माण अच्छे पठन पाठन से बहुत बड़ी भूमिका होती है। 8th पॉइंट देखिए आप इसका, विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर अपनी उपयुक्त शैली का विकास करने में भी सहायता करना। मतलब शैलियों का आप परिचय कराइए जिससे कि उसकी एक शैली का विकास हो।
उन्हें साहित्यिक के सृजन की प्रेरणा देना, जिससे वे अपने अवकाश के समय सदुपयोग और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत एवं सुखी बना सके। यानी कि जब भी उनकी छुट्टी हो, अवकाश हो, तो वो जब उनको रीडिंग करना अच्छा आएगा, उनको रुचि रहेगी, साहित्य में रुचि रहेगी, तो वो क्या करेंगे, उस समय वो यूटिलाइज करेंगे उस समय को। 10th पॉइंट देखेंगे, बालक को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान कराना। 11th पॉइंट देखेंगे, उन्हें भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। वीडियो लंबी हो रही है, हम इसकी पिक्स जो है, इसकी ये अपने नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इसको। तो फिर आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ उद्देश्यों का विश्लेषण लिखा है। उद्देश्यों का विश्लेषण कैसे करना है? उपर्युक्त उद्देश्यों को देखने से पता चलता है कि उनमें से कुछ उद्देश्य ज्ञानात्मक हैं तो कुछ विश्लेषणात्मक हैं। कौशलात्मक है। कौशल आप जानते होंगे कि कौशल क्या चीज़ होती है। कौशल, भाषा कौशल जिसको कहते हैं, भाषा कौशल। तो यही बात कही गई है कि कौशल का विकास, कौशल, भाषा कौशल, एक होता है ज्ञानात्मक, एक होता है कौशलात्मक। कुछ रसात्मक तथा एवं सृजनात्मक, आप देख रहे होंगे, रसात्मक और सृजनात्मक यहाँ पर दिया हुआ है तो कुछ का संबंध अभिवृत्तियों से है। अब यहाँ पर हम वर्गीकरण देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा उद्देश्य है। एक है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस चीज़ को देखेंगे, वही हमारा वर्गीकरण होगा। पीछे के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपकी पूरी आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हम एक बार देख लेंगे। शुरू करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तात्पर्य छात्रों की भाषा एवं साहित्य की कुछ बातों का ज्ञान देना, निम्नलिखित बातों की जानकारी देना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत है। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य का ज्ञान देना। ध्वनि, शब्द एवं, मतलब यहाँ पर किसकी बात कही गई है, यहाँ पर ज्ञान की बात कही गई है। तो ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। दूसरा है उच्च माध्यमिक स्तर पर निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य गीत, गद्य गीत, साहित्यिक विधाओं का ज्ञान देना। और सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक एवं जीवनगत अनुभूतियों, कथाओं, तथ्यों, घटनाओं ज्ञान देना तथा लेखक की जीवनगत रचना, विशेषताओं एवं समीक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना है। 4th पॉइंट हमारा है रचना कार्य के मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना। यहाँ हर चीज़ों का ज्ञान देना है। एक तो ध्वनि का ज्ञान देना, कहानी, उपन्यास आदि का ज्ञान देना। उसके बाद भाषण, वाद विवाद, संवाद, साक्षात्कार, निबंध, सारांशीकरण, कहानी, आत्मकथा आदि का ज्ञान देना। यहाँ ज्ञान का ही बात है कि ज्ञान का उद्देश्य, ठीक, भाषा का ज्ञान का उद्देश्य की बात कही गई है। और यहाँ पर दिया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से भी अवगत कराना। ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन निम्नलिखित हैं। छात्र इन्हें पहचान सकेगा। जब हमें ज्ञान हो गया भाषा का, जब भी हमको ज्ञान हो गया तो छात्र क्या करेगा, जब भी उसके पास कोई मतलब उस तरह का आएगा, देखने को आएगा, तो वो पहचान सकेगा कि ये क्या है। छात्र इन्हें पहचान सकेगा। भाषा का ज्ञान होने पर वह इनका प्रतिविज्ञान कर सकेगा। वह अशुद्ध रूपों में त्रुटियों को पकड़ सकेगा, यानी उस पर गलत चीज़ लिखी गई है तो उसकी अशुद्धि का वो पता लगा सकेगा। वह इनके उदाहरण दे सकेगा। जब उसको भाषा का ज्ञान है, वो किसी चीज़ को पढ़ा, उसको समझ में आ गया, तो वो एग्जाम्पल देकर क्या करेगा, समझा सकेगा। फिर नेक्स्ट है वह इनकी क्या करेगा, कंपैरिजन, तुलना कर सकेगा, क्योंकि उसे दो चीज़ें पढ़ी तो दो चीज़ें एक ही जैसी हैं तो उसकी तुलना वो करके बता सकेगा, क्योंकि उसको समझ है। भाषा क्या करती है, भाषा एक समझ
को बनाती है, समझ विकसित करती है। साधारण शब्दों में आप समझिए कि क्या करती है, समझ विकसित करती है। जैसे ये ज्ञानात्मक उद्देश्य आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो अब अपनी साधारण भाषा में लिख लेंगे। आप कहेंगे हम यहाँ पर ही इतना क्यों पढ़ें इसको, लेकिन इसकी हर लाइन जो होती है वो सीटेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही यूज़फुल होती है। तो आप इसको, हम तो यही कहेंगे कि अभी समय है और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि अभी भी यहाँ काम आए और आगे चल के भी आपको काम आए। वह इनमें परस्पर अंतर कर सकेगा, वह उनका परस्पर संबंध बता सकेगा, वह इनका विश्लेषण कर सकेगा, वह इनका संश्लेषण कर सकेगा, वह इनका वर्गीकरण कर सकेगा। यानी एक ज्ञान के प्राप्त होने से वो इतनी सब चीज़ें क्या करेगा, कर सकेगा। एक बार आप देख सकेंगे, हम फिर से बोल देते हैं, छात्र इन्हें पहचान सकेगा, यानी कोई राइटिंग फॉर्म में कोई चीज़ आई उसको पढ़कर वो चीज़ समझ सकेगा कि किसके बारे में कही जा रही है। वह इनका प्रतिभिज्ञान कर सकेगा, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। वह इनके अशुद्ध रूपों में त्रुटि या पकड़ सकेगा, यानी कि कोई गलती है तो वो भी उसको बता सकेगा। वह इनका अशुद्ध रूप से त्रुटियाँ पकड़ सकेगा, ये हो गया। वह इनके उदाहरण दे सकेगा, एग्जाम्पल दे के कोई चीज़ समझाएगा, तुलना करके कोई चीज़ समझाएगा, अंतर करेगा दोनों में। यदि कोई दो चीज़ रिटर्न फॉर्म में उसमें का अंतर बता सकेगा और उसको समझ में आ जाएगा तो इंटर रिलेशन बना सकेगा वो चीज़ों में। उसका विश्लेषण एनालिसिस कर देगा, एनालिसिस करने के बाद वो सिंथेसिस करेगा और फिर उसका क्लासिफिकेशन भी, वर्गीकरण कर सकेगा। ये उसका ज्ञानात्मक उद्देश्य है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। और आगे के जो हमारे बचे हुए हैं कौशलात्मक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, रचनात्मक, सृजनात्मक, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है और जब कोई चीज़ लंबी होती है तो शायद इंटरेस्टिंग कम हो जाती है, तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपना बनाएंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।